रविवार की सुबह मेरे पास बड़े भैया का फोन आ गया। शेखर, आज सीमा के हाथ के बने मूली के परांठे खाने का दिल कर रहा है। सीमा से कहना कि मसाले में मिर्च ज्यादा तेज ना रखे। उनके आने की खबर सुनने के बाद ही मेरे घर में बेचैनी और तनाव के बादल घिर आए। मेरे परिवार के तीनों सदस्य मुझे घेरने वाले अंदाज में मेरे इर्द गिर्द आ बैठे थे। किसी के बोलने से पहले ही मेरे बेटे समीर ने साफ शब्दों में मुझे चेतावनी दे दी। पापा, आज आप ताऊजी को रूपाली के बारे में जरूर बता दो। इस मामले को और लटकाना ठीक नहीं है। तुम सब अपने ताऊजी की आदत को जानते नहीं हो क्या? मैं एकदम चिढ़ उठा। वे जाति पाति और धर्म काम में विश्वास रखने वाले इंसान हैं। मांस मछली खाने वाले बंगाली लड़की से तेरा विवाह की बात सुनकर वे बहुत नाराज होंगे। शादी होने के 2 महीने पहले उन्हें खबर देकर घर में फालतू का कलेश कराने की कोई तुक बनती है क्या? पापा, आप ताऊजी से इतना क्यों घबराते हैं? मेरी बेटी अंकिता मुझसे नाराज हो उठी। मेरी पत्नी सीमा भी अपने बच्चों का साथ देते हुए बोली, हम अपने बेटे की खुशी देखने हैं या भाई साहब की? मैं तो कहती हूँ कि जो कलेश होना है अभी हो जाए। बाद में खुशी के मौके पर घर में कोई हंगामा हो, यह हमें बिल्कुल सहन नहीं होगा। मैं परेशानी भरे अंदाज में हाथ मलते हुए भावुक होकर बोला, इस वक्त मेरी मनोदशा को तुम में से कोई भी नहीं समझ रहा है। बड़े भैया के बहुत एहसान है मुझ पर। उन्होंने अपनी व अपने बच्चों की सुख सुविधाओं में कटौती करके मुझे पढ़ाया था। उनके लिए अपनी सीमित पगार में मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फीस भरना आसान काम नहीं था। उनके फैसले के खिलाफ मैं ना कभी गया हूँ और ना जाना चाहता हूँ। पापा, आप मुझे यह बताओ कि अगर आप पढ़ने में होशियार ना होते तो कहीं इंजीनियर बन पाते? अंकिता मुझसे भिड़ने को तैयार हो गई थी। मैं इतना ही होशियार नहीं था कि मुझे राज्य सरकार वजीफा देकर पढ़वा देती। बड़े भैया ने आर्थिक कठिनाइयां झेलकर मेरी फीस दी। उनके इस एहसान का बदला आप कब तक उनके उस एक एहसान के तले दबे रहेंगे? सीमा ने मुझसे ऊंची आवाज में टोक दिया। आपने पिछले 28 साल में क्या उनकी कम आर्थिक सहायता की है? अभी 6 महीने पहले उनकी बहू की डिलीवरी में क्या आपने 20,000 रुपये नहीं दिए थे? मैंने जो भी किया अपना फर्ज समझकर किया है। मुझे अपने ढंग से इस समस्या को सुलझाने दो। कोई भी मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश ना करे। सख्त लहज में मैंने उन्हें ऐसी चेतावनी देकर अपने शयन कक्ष में चला गया आया था। उम्र में मुझसे 12 साल बड़े भैया के सामने मैं कभी ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता। वे मुझसे हमेशा आदेशात्मक लहजे में बात करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी उनके यूरोप मारने का बुरा नहीं माना। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो सीमा का नजरिया भी बदल गया है। ये तीनों हमारे आपसी संबंधों के समीकरण को समझने में असमर्थ हैं। बड़े भैया को मैं इज्जत देता हूँ, उसे मेरे बच्चे मेरी कायरता और दबोपन समझते हैं। 12 बजे के करीब बड़े भैया मेरे घर आ गए थे। दीवान पर आराम से लेट जाने के बाद उन्होंने मुझे हुक्म सुनाया, शेखर, आज शाम हमें पिताजी के दोस्त ओम प्रकाश जी के यहाँ चलना है। किस लिए जाना है उनके यहाँ? पहले से तनावग्रस्त मेरे मन फौरन अजीब सा चिढ़ का शिकार हो गया था। उनका हालचाल पूछने चलेंगे। दिल की तकलीफ के कारण वे हफ्ते भर अस्पताल में रहकर आए हैं। पर बड़े भैया, हम उनका हालचाल पूछने क्यों जाए? मैंने उन्हें 10 साल से देखा ही नहीं है। मुझे तो उनकी शक्ल भी ढंग से याद नहीं है। ये कैसी नासमझी की बात कर रहा है तू? पिताजी के दोस्त का हालचाल पूछने जाना हमारा कर्तव्य है, उन्होंने मुझे डपट दिया। अपने मन की परेशानी के चलते मैं जिंदगी में पहली बार जानबूझकर भैया की इच्छा के खिलाफ बोला। भैया, मेरे पास ना समय है, ना मैं उनसे मिलने जाने की जरूरत समझता हूँ।
आप कार लेकर उनसे मिलने अकेले चले जाना। मेरा ऐसा रूखा सा जवाब सुनकर वे हक्के बक्के से रह गए। उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने हमेशा हाँ हाँ करने वाला उनका छोटा भाई कभी सुर में बात करेगा। मैं रिक्शा करके चला जाऊंगा। उनकी सुस्त हो गई आवाज मुझे अंदर तक हिला गई। मैंने भी उनके दिल पर लगे जख्म पर मरहम लगाने की कोई कोशिश नहीं की। मैं उन्हें अब किसी तरह के बुलावे में नहीं रखना चाहता था। आगे चलकर मेरे बच्चों से उन्हें ज़्यादा मान सम्मान नहीं मिलने वाला था। मैं चाहता था कि भैया बच्चों के हाथों भविष्य में मिलने वाले सदमा झेलने के लिए अभी से तैयार हो जाए। तभी सीमा चाय लेकर आई तो वे मुस्कुराते हुए बोली, सीमा तुम्हारे हाथ के बने मूली के परांठे खाए कई दिन हो गए थे। अब तुम्हारी भाभी से रसोई में ज़्यादा काम नहीं होता। बहू के हाथ के बने परांठे में वह करारापन नहीं होता जो तुम्हारे हाथ के बने परांठे में होता है।